हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक सुधार के तहत खिलजी क्रांति को समझेंगे। खिलजी क्रांति इसलिए कह रहे हैं कि इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने इसे खिलजी क्रांति का नाम दिया है। हम आगे समझेंगे कि इस वंश को सत्ता पे आने के बाद ऐसे क्या बदलाव किए जिसे क्रांति का नाम दिया गया। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो खिलजी लोग थे, जो खिलजी भारत में आए, वो अभी मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन बहुत अधिक समय से वो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे हुए थे। इसलिए जो यहाँ के इल्बरी तुर्क सरदार थे, सामंत थे, उन्होंने इन्हें तुर्क नहीं माना बल्कि अफगान माना। तो गैर तुर्क अमीर जैसे कि मलिक याकूत होते थे, इनको तो पहले पनपने नहीं दिया गया था, लेकिन बलबल ने वंशवाद को सत्ता का आधार बना दिया था। फिर भी उसके समय में खिलजी अमीरों में कुछ एक प्रभावशाली हो गए थे, जिसमें मलिक फिरोज प्रमुख था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी का समय आते आते भारतीय मूल के जो मुसलमान थे वो भी अब सत्ता में उच्च पद को धारण करने लगे थे। जो एकाधिकार था तुर्क मुसलमानों का उच्च पद पे, वो खत्म होने लगा था। और अलाउद्दीन ने शासन में धर्म और राजनीति को दो अलग अलग एंटिटीज बना और दोनों को एक दूसरे में मिक्स नहीं होने दिया। धर्म से राजनीति को हमेशा ही पृथक करके उसने रखा। अलाउद्दीन के ही समय में बड़े पैमाने पर साम्राज्य विस्तार की जो पूर्व नियोजित नीति थी उसे अपनाई गई और दिल्ली सल्तनत का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत से लेकर पूर्वी में लखनऊती यानी बंगाल तक इसका विस्तार किया गया। साथ ही पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह देखा जाता है कि वह विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण के भारतीय राज्यों से सल्तनत की संप्रभुता स्वीकार करवाता है। अलाउद्दीन ने ही प्रशासन तंत्र को अधिक सुसंगठित किया, एक अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपने साम्राज्य में लागू किया। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आने से पूर्व ही ममलूक राजवंश में जैसे इल्तुतमिश हुआ, बलबन हुआ, ऐसे जो महत्वाकांक्षी बड़े शासक थे, इन्होंने दिल्ली को केंद्र बनाकर शासन किया। तो उन्होंने लगभग काम पहले ही कर दिया था। शासन की केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए थी किसी साम्राज्य में, उन्होंने पहले ही कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है उसने उसे और सुदृढ़ किया, अति केंद्रीकृत किया और भू राजस्व जैसे बाजार नियंत्रण जैसे कदम उठाता है ये, जो इसके अगले काम के रूप में देखा जाता है। उसने दोआब क्षेत्र की भू राजस्व व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र को देखता है कि यहाँ पे उपजाऊ बहुत अधिक हो रही है, तो जब वो करों में बदलाव करता है तो दोआब क्षेत्र में वो जो भू राजस्व था उसमें बढ़ोतरी कर देता है। लगभग 50% तक कर लिया जाता है दोआब क्षेत्र से। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण या निर्धारण योजना लागू करके राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर भी राजकीय नियंत्रण स्थापित करता है अलाउद्दीन खिलजी। ये इसके कुछ प्रमुख कारण होता है। इन सभी उपरोक्त कारणों से ही खिलजी वंश की स्थापना मात्र वंश का सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई डायनेस्टी पहले थी और नई डायनेस्टी आ गई, बस इस डायमेंशन से इसको नहीं देख सकते हैं, बल्कि यह एक व्यवस्था का अंत और नई व्यवस्था का आरंभ था। इसने एक नई व्यवस्था को स्थापित किया। इसी कारण से सल्तनत के इतिहास में यह एक खामोश क्रांति थी, जो कि चुपचाप व्यवस्था में बदलाव भी हो गया और किसी को पता भी न चला। इसलिए इसे एक तो क्रांति का नाम दिया गया है और दूसरी खामोश क्रांति के रूप में इसको जानते हैं। खिलजी वंश में हमें दो शासकों के बारे में पढ़ना है। एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296 उसका शासन रहा, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी जो इसका दामाद और इसका भतीजा भी था। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज था, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात जलालुद्दीन की पदवी धारण की। तो संस्थापक का पूरा नाम हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का आरंभ बलबन के मृत्यु के बाद दिल्ली में सत्ता का संघर्ष कैकूबाद और उसके नायब प्रधानमंत्री निजामुद्दीन के बीच छिड़ा। तो दो लोगों के बीच में बलबन के बाद संघर्ष होता है, कैकूबाद और उसका जो प्रधानमंत्री था निजामुद्दीन, उसके बीच। उससे फिरोज मलिक का राजनीतिक महत्व बढ़ा, क्योंकि कैकूबाद ने निजामुद्दीन का प्रभाव तोड़ने के लिए फिरोज को अपॉइंट किया। सामंतों ने ईर्ष्या भाव से फिरोज की हत्या की योजना बनाई, किंतु तब तक कैकूबाद लकवाग्रस्त हो गया था। सिंहासन पर उसके पुत्र कैमूर्स, जो कि एक अल्पवयस्क बालक था, उसको बैठा दिया गया।
फिरोज मलिक ने सत्ता पलट करके स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लिया। यही होता है, जब बलबन मरता है तो बलबन के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? गद्दी पे बैठा होता कैकूबाद। कैकूबाद के समय जब वो शासक होता है तो उसका प्रधानमंत्री होता है नायब। नायब प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम था निजामुद्दीन। कैकूबाद और उसके प्रधानमंत्री निजामुद्दीन के बीच में झगड़ा चल रहा है सत्ता के लिए। तो कैकूबाद जो अभी सत्ता पर बैठा है उसने फिरोज मलिक, जो जलालुद्दीन फिरोज मलिक होने वाला है, उसको अपॉइंट करता है कि तुम निजामुद्दीन की ताकत को कम करो। इस चक्कर में क्या होता है कि कुछ जो सामंत थे, जो जिनकी ईर्ष्या भाव थी किससे? फिरोज मलिक से, क्योंकि ये तो उनके नज़र में तुर्क नहीं था, तो उन्होंने इसकी मृत्यु की योजना बनाई। लेकिन तब तक कैकूबाद लकवाग्रस्त हो जाता है, जो गद्दी पे बैठा था। तो उसका जो पुत्र था कैमूर, उसको सिंहासन में बैठा दिया जाता है, जो कि एक छोटा सा बालक था। इसी का फायदा उठाते हुए जो फिरोज मलिक है उसने सत्ता पलट कर दी, कूप कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। जलालुद्दीन उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था, अतः उसकी उदारता को इसकी कमजोरी समझी गई। खिलजी सामंतों का युवा वर्ग इससे नाराज था। इल्बरी तुर्क जो सामंत थे, सरदार थे, वो विद्रोह कर रहे थे तो ये क्षमा कर देता था। रणथंभौर का अभियान करता है, यह विफल रहता है। मंगल आक्रमणकारियों से यह संधि कर लेता है और इस कारण यह अलोकप्रिय शासक हो जाता है जनता की नज़र में कि यह एक कमजोर शासक है। इसका दामाद, जो कि इसका भतीजा भी था, उसका नाम था अली गुरसस्प, जो उस समय कड़ा, इलाहाबाद के क्षेत्र में प्रांतपति था। उसने इसे कड़ा बुलाकर, अपने चाचा जी को कड़ा बुलाकर धोखे से इसकी हत्या करवा दी और स्वयं शासक बन गया 1296 में। तो अली गुरसस्प, जो अलाउद्दीन खिलजी होने वाला है, जिसका बचपन का नाम अली गुरसस्प था, वो 1296 में गद्दी पे आसीन हो जाता है और शासन करता है 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन के सत्ता में आने से पूर्व ही दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो चुका था। बलबन द्वारा एक शक्तिशाली राजतंत्र की विकास हो चुका था। इन परिस्थितियों ने सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जब सेंट्रली एक कोई राज्य सत्ता मजबूत हो चुकी होती है तो उसका अगला कदम होता है कि वो एरिया में विस्तार करे, अब साम्राज्य का विस्तार करे, अन्य राज्य को जीते। अलाउद्दीन स्वयं भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, क्योंकि उसके खुद भी वो तो महत्वाकांक्षी था, विश्व विजय की कल्पना करता था अलाउद्दीन खिलजी। परंतु ममलुक वंश ने जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था वह साम्राज्य विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रशासनिक ढांचे में कुछ बदलाव करने थे। अतः अलाउद्दीन ने प्रशासनिक सुधार और साम्राज्य विस्तार दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सुधार किए। तो पहले प्रशासनिक ढांचा उसको ठीक करना था, जो लोग उसके नज़र में ठीक नहीं थे उनको पद से हटाना, अपने विश्वसनीय पात्र व्यक्तियों को पद पे बैठाना, जो वेतन वगैरह है, सैन्य सुधार है, ये सब करेगा, तब जाके वो साम्राज्य विस्तार की ओर अपना अगला कदम उठा पाएगा। तो खिलजी साम्राज्यवाद, उन्होंने भारत को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विजय अभियान चालू किया। एक उत्तरी भारत या फिर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात का क्षेत्र, फिर राजपूताना एरियाज जो हो गए, और फिर मध्य भारत। शासक बनने के साथ ही अलाउद्दीन के समक्ष कुछ चुनौतियां थीं। जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठता है तो उस समय मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, जैसे कदर का आक्रमण हुआ, सल्दी का आक्रमण हुआ, कुदलू ख्वाजा का आक्रमण हुआ। इन आक्रमणों, इनकी सफलताओं से, मंगोलों के आक्रमणों की सफलताओं से इसकी महत्वाकांक्षाओं में और वृद्धि हुई। मंगोल विजय से ही इसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई, ऐसा बर्नी कहता है अपने पुस्तक में। पंजाब में खोखरों का विद्रोह चल रहा था। पड़ोसी राज्य भी इसके लिए चुनौती उत्पन्न कर रहे थे, जैसे गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर और लखनौती यानी बंगाल। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो उसके समय ये निम्न चुनौतियां थी। मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, पंजाब में जो खोखर जाट जनजाति थी वो विद्रोह कर रहे थे, और अन्य जो पड़ोसी राज्य थे, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, लखनौती, इसके सामने चुनौती के रूप में थे। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति क्या रही? देखो, इसके साम्राज्यवादी नीति के बारे में 2 इतिहासकार प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं। एक तो बर्नी और दूसरा अमीर खुसरो। बर्नी कहता है अलाउद्दीन के 2 विचार थे, एक तो धर्म की स्थापना को लेकर और विश्व विजय के बारे में। तो विश्व विजय के बारे में अमीर खुसरो कहता है कि यह विश्व विजय नहीं, यह विजय नहीं, यह नितांत विजय की बात करता है। नितांत विजय के मतलब है कि किसी क्षेत्र को अगर आपने जीत लिया है तो
वो आपके अधीन है तो उस पर अधीनता हमेशा बनाए रखें, या ना कि जीत लिए फिर वो आपसे स्वतंत्र हो जाए कुछ समय के बाद। तो वो विजय विजय नहीं है, आपको नितांत विजय की ओर चलना चाहिए। जो आपके अधीन आ गए वो आपके अधीन बना भी रहे, नजराना देते रहे, आपको टैक्स भेजते रहे समय समय पर। और जो धर्म की बात थी, अलाउद्दीन यह मानता था कि धर्म की स्थापना सुल्तान का कार्य नहीं है। जो काजी उल मुल्क था वो कहता था कि धर्म की स्थापना जो है सुल्तान का कार्य नहीं है, वो पैगंबर का कार्य है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के काल में हम देखते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रोपेगेट कर रहे थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उसने पृथक नीतियां अपनाई। उत्तर भारत में जैसे हम प्राचीन काल में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, तो समुद्रगुप्त ने भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विजय के लिए दो अलग अलग नीतियां अपनाई थी। उत्तर भारत में क्या कर रहा था समुद्रगुप्त, उत्तर भारत के राज्यों को वो प्रत्यक्ष रूप से जीतकर प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर उसको इंक्लूड कर ले रहा था। वहीं दक्षिण भारत पे जब समुद्रगुप्त अभियान करता था तो वहाँ वो एक नीति अपनाता है, उस नीति का नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति। उन राज्यों को जीतता था लेकिन उनका विलय नहीं करता था, उनके राज्य को वापस लौटा देता था और एक संधि करता था जिससे कि वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक निर्धारित समय के अंदर नजराना और जो निर्धारित मूल्य है वो केंद्र की ओर भेजते रहेंगे। यही काम अलाउद्दीन खिलजी भी करता है और ये पहली बार होता है दिल्ली सल्तनत में कि कोई दिल्ली का शासक विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण में भी अभियान करता है। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य में विलय कर लेता है और दक्षिण भारत में परोक्ष नियंत्रण बनाए रखता है। मालवा और गुजरात, मालवा व गुजरात में भी यह अभियान करता है। विजय के कारण क्या रहा, अभियान करने का कारण क्या रहा, गुजरात पे यह आक्रमण क्यों करता है? एक तो वहाँ का उर्वर क्षेत्र और घनी आबादी, दूसरा जो गुजरात है वो पश्चिमी तट के सहारे बंदरगाह उपलब्ध करा रहा था। गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र था, मालवा का क्षेत्र मुख्य रूप से व्यापारिक मार्ग से होकर गुजरता था। मालवा का क्षेत्र व्यापारिक मार्ग के लिए बीच में पड़ता था, तो उस पर नियंत्रण करना, व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना उसके लिए महत्वपूर्ण था कि वो मालवा पर नियंत्रित करे। और गुजरात के क्षेत्र में से जो विदेश से घोड़े आते थे, गुजरात के बंदरगाहों से घोड़ों के आयात के लिए भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तरी भारत का विजय, पहला अभियान यह 1298 में गुजरात के शासक कर्णदेव पे करता है। यह कर्णदेव बघेल राजपूत था। जब अलाउद्दीन खिलजी कर्णदेव पे अभियान करता है तो कर्णदेव डर के भाग जाता है और ये वही जगह है गुजरात का क्षेत्र जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर मिलता है। ये वहीं के मार्केट से इसको खरीदता है, कैंपे से मलिक कफूर पकड़ा जाता है। अगला अभियान करता है राजपुताना के पे। राजपुताना में ये 3 जगह अभियान करता है, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़। तो जैसलमेर पे ये अभियान करता है सबसे पहले। जैसलमेर का अभियान ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात अभियान के बीच ये घटना घटती है जब ये जैसलमेर पे अभियान करता है। इसके बाद ये लौटता है रणथंभौर की तरफ। जब सेना धन लेकर लौट रही थी तब कुछ सैनिक धन लेकर भाग जाते हैं और रणथंभौर में शरण लेते हैं, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अगला अभियान रणथंभौर पे करता है। रणथंभौर का शासक था हमीर देव। खिलजी ने 1300 में घेर डाला और लगभग 1 वर्ष बाद 1301 में रणथंभौर को विजय कर लेता है। और अगला महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का अभियान होता है, जिसमें रानी पद्मावती वाला कहानी है, वही स्टोरी है। चित्तौड़ का अभियान करता है 1302 में या 1303 में और वहाँ का शासक होता है रावल रतन सिंह। वास्तविक महत्व सामरिक था। जो स्टोरी दिखाया गया है वो तो हो सकता है छद्म कहानी है, जो भी उसमें संशय हो सकती है, क्योंकि पद्मावत की जो स्टोरी है वो बहुत बाद में लिखी गई है। शेरशाह सूरी के टाइम में लिखा गया है, 1540 के आसपास वो लिखा गया है। मलिक जायसी जो जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा है, तो इसमें बहुत विश्वसनीय बात तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इसका मुख्य कारण क्या हो सकता था, तो सामरिक स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस था, सिग्निफिकेंस था चित्तौड़ का, उस दुर्ग का, उसके लिए आक्रमण किया था। और चित्तौड़ को जीतने के बाद उसने खिज्र खां, अपने बेटे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया। उसका नाम खिजराबाद भी कर दिया था उसने। मध्य भारत में जब वो आक्रमण करता है तो मालवा के क्षेत्र पर करता है। अभी हमने बात किया था मालवा के बारे में। 1305 में मालवा पे आक्रमण करता है, अभियान करता है। और इस समय खिलजी का जो नेतृत्व कर रहा था वो था एनुल मुल्क मुल्तानी।
जब मालवा पे अभियान करता है तब मालवा का शासक महलक देव था। महलक देव पे अभियान करने के बाद, मालवा पे अभियान करने के बाद वो 1308 में जोधपुर से 54 किलोमीटर पश्चिम में सिवाना एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक दुर्ग था, सिवाना दुर्ग। मालवा के अभियान के बाद वो सिवाना के दुर्ग पे अभियान करता है, जहाँ का शासक था शीतल देव, वह मारा जाता है। कमालुद्दीन को सौंप दिया उसने सिवाना का दुर्ग, और उसके बाद वो आगे जालौर की तरफ बढ़ जाता है, जावलीपुर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ का शासक था कंहर देव 1311 में। डेट वाइज और इसका सीक्वेंस में भी याद रखना किसके बाद किस पे अभियान किया था और वहाँ का शासक कौन था। कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी ने जिन क्षेत्रों पर अभियान किया था उसमें शामिल थे मालवा, मांडू, उज्जैन, धर्नागिरी, चंदेरी आदि, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया वो सारा। अलाउद्दीन के दक्षिण के नीति के बारे में समझे अगर, तो दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी जो है हमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दक्षिण अभियान किया गया उसके बारे में हमें 3 इतिहासकारों की रचनाओं से जानकारी मिलती है। बर्नी की जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, और अमीर खुसरो ने जो पुस्तक लिखी है खजाइनुल फुतूह, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और अंतिम जो पुस्तक है इसामी की है वह है फुतूह उस सुल्तानी, फुतूह उस सल्तीन, इसमें उपलब्ध है। इन अभियानों का संचालन मलिक कफूर के द्वारा किया गया था। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो दक्षिण के अभियान किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के द्वारा, उसमें जो प्रमुख नेतृत्व करता था वह था मलिक कफूर, जिसे उसने गुजरात के बाजार से ले आया था, कैंपे से। अलाउद्दीन के दक्षिण नीति के तथा उसकी नीति को समझेंगे। देवगिरी एवं वारंगल पे जो अभियान करता है, वारंगल यानी तेलंगाना का क्षेत्र, देवगिरी और द्वार समुद्र और मदुरै का क्षेत्र, और दक्षिण विजय का महत्व क्या था, इन डायमेंशंस पे चर्चा करनी है। नीति हमने देख लिया, उसकी जानकारी देख ली। और देवगिरी का जो क्षेत्र था, देवगिरी जो क्षेत्र था वो विंध्य के दक्षिण में पड़ता था, वो यादव वंश के अंदर आता था, यादव वंश का शासन था वहाँ। और देवगिरी के दक्षिण पूर्व में जो कृष्णा और गोदावरी जो दोनों प्रमुख नदियां हैं दक्षिण भारत की, उनका जो द्वाब क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तेलंगाना या वारंगल का क्षेत्र पड़ता था। यहाँ पे काकतीय वंश का शासन था। द्वार समुद्र तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में था, यहाँ होयसल वंश की राज्य सत्ता थी, और माबर या मदुरै यहाँ पांड्य वंश का शासन था। और ये इन सभी चारों जगहों पे उसके अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का कारण क्या रहा, आकर्षण का कारण क्या रहा, तो ये सभी राज्य धनी और संपन्न राज्य थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन चारों की आपस में बनती नहीं थी। चारों के आपस में जो संबंध थे वो बहुत मधुर नहीं थे, कटुतापूर्ण संबंध थे। तो जब राज्य आपस में ही लड़ेंगे तो बाह्य आक्रमण को तो आमंत्रित करेंगे ही। तो देवगिरी और वारंगल पे जो अभियान करता है, तो जो बर्नी है वो 2 कारण बताता है वारंगल और देवगिरी पे आक्रमण करने का। 2 कारण बताए जाते हैं, एक बर्नी के अनुसार और एक इसामी के अनुसार। तो बर्नी की जो पुस्तक थी उसका नाम और इसामी की जो पुस्तक उसका नाम ध्यान में रखेंगे। बर्नी के अनुसार कहता है बर्नी की देवगिरी पे आक्रमण करने का कारण था नजराने की बकाया राशि की वसूली करना। जो क्षेत्र देवगिरी का था उसमें जो नजराना तय किया गया था वो नजराना नहीं भेज रहा था, जो बकाया राशि थी उसकी वसूली करना। और इसामी कहता है कि जो वहाँ का देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, उसके पुत्र भिल्लन ने विद्रोह कर दिया था। तो रामचंद्र देव के पुत्र भिल्लभ के विद्रोह के दमन करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने, जो भी कारण रहा हो, यह तो इस बात की तो पुष्टि हो रही है दोनों पुस्तक से कि देवगिरी यानी रामचंद्र के साम्राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ था, और रामचंद्र को राय रायन की उपाधि देकर राज्य वापस लौटा दिया गया, और जो रामचंद्र था उसकी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से भी कर दिया गया। 1309-10 में यह वारंगल पे आक्रमण करता है, अभियान करता है। वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और दूसरा अभियान करता है यह द्वार समुद्र और मदुरा पे। द्वार समुद्र का जो शासक था वीर बल्लाल तृतीय, यह आत्मसमर्पण कर देता है, मजबूरन संप्रभुता या नजराना देना स्वीकृत कर लेता है, उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लेता है। और जो मदुरै का जो शासक था, मदुरै का क्षेत्र पहले से ही अराजकतापूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। यहाँ 2 भाई थे, वीर पांड और सुंदर पांड। इन दोनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था मदुरै में। तो मदुरै भी पॉलिटिकली इनस्टेबल था और द्वार समुद्र में शासक ही कमजोर था।
इन दोनों क्षेत्र में भी अभियान करता है और अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त होती है। और दक्षिण में जो ये अंतिम अभियान करता है सन 1313 ईस्वी में रामचंद्र के उत्तराधिकारी सिंघन देव पे, क्योंकि रामचंद्र के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है सिंघन देव, उसने संप्रभुता त्याग दी थी, खुद को स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। तो मलिक कफूर को भेजा गया कि आप जाइए इस पुनः से देवगिरी के क्षेत्र पे आक्रमण कीजिए और उसको संप्रभुता मनवाइए, अधीनता स्वीकार करवाइए। तो मलिक कफूर जाता है 1313 में, फिर सिंघन देव का दमन करता है और स्वयं वहां पे 2 वर्ष तक रहता है जब तक की स्थिति ठीक नहीं हुई थी। अब देखते हैं दक्षिण विजय का महत्व क्या था। देखो, पहला महत्व तो सैनिक महत्व था, आर्थिक महत्व रहा होगा, और ये दक्षिण में पहली बार तुर्क सत्ता का स्थापना हो रहा है। यह भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट बात है कि कोई तुर्क सत्ता दिल्ली यानी कि दिल्ली के क्षेत्र से बाहर निकल के यहाँ तक कि विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत में एंटर कर रहा है। और दक्षिण व उत्तर के बीच इस कारण जो संपर्क बनता है यह भी अपने आप में एक महत्व रखता है। तो दक्षिण विजय के महत्व के बारे में चर्चा करनी हो तो इन 4 प्रमुख बिंदुओं पे हम कर सकते हैं। पहला बिंदु है सैनिक महत्व। बर्नी के अनुसार तिलपत कहाँ है? हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है वहां एक क्षेत्र है तिलपत से लेकर दक्षिण में जहां तक युद्ध की मोर्चे तैयार किए गए वहां तक संदेशवाहक घुड़सवार और थाने, जो लोकल थाना होता है, उसका स्थापना किया गया होगा। तो कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए चीज देखने को मिले। और इसमें जो सामग्री आपूर्ति करना है, कोई खाद्य सामान ले जाना है या युद्ध से संबंधित सामान ले जाना है या सूचनाएं ले जाना है, उसमें सुगमता बढ़ गई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कनेक्टिविटी भी बढ़ी। दक्षिण भारत में परोक्ष नियंत्रण क्यों रखा? यह भी सवाल हो सकता है कि उत्तर भारत को साम्राज्य मिला है लेकिन दक्षिण भारत में परोक्ष नियंत्रण क्यों रखा हुआ? तो इन कारणों को देखिए शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि दक्षिण की एक तो दूरी अधिक थी, शासक कहाँ दिल्ली में है, उतना बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है कि दक्षिण भारत तक उन्हें अपॉइंट किया जा सके। मार्ग की कठिनाई, देखो उत्तर भारत का प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, दक्षिण भारत पठारी एरिया है, तो रास्ते उतने सुगम नहीं हैं, जो भी घोड़ा गाड़ी जो भी ले जाना है उतने सुगम नहीं है। भौगोलिक बाधाएं हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, संचार एवं आवागमन की सुविधाओं की कमी है, प्रशासनिक व सांस्कृतिक कठिनाई है। जैसे उत्तर भारत दिल्ली का क्षेत्र जो तुर्कों के अधीन था या खिलजियों के जो अधीन था, वो सांस्कृतिक रूप से कंप्लीटली अलग है दक्षिण भारत के। तो जनता में जब तक पैठ नहीं होगी, तो सत्ता को जनता जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक, जब तक कि उनका पीपल्स टू पीपल्स कनेक्ट ना हो, तो सांस्कृतिक एक जो कठिनाई थी वो भी थी। तो इन कारणों से दक्षिण भारत पे परोक्ष नियंत्रण बनाया खिलजी ने, ना कि प्रत्यक्ष नियंत्रण। आर्थिक महत्व क्या रहा इन अभियानों का? दक्षिण से यह चर्चा मिलती है कि दक्षिण के मात्र एक अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को 500 मन जवाहरत की और 96,000 मन सोना, 20,000 घोड़े और 500, ये जो डेटा है ये बस इतना बताने के लिए कि इतना फायदा था आर्थिक रूप से। और सल्तनत की केंद्रीय कोष समृद्ध हुई, सब जाके टाइट राजकोष में जमा हो रहा था। दक्षिण व उत्तर भारत के मध्य संपर्कता में भी विकास हुआ, व्यापार तथा मुसलमानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इसका परिणाम अधिक व्यापक रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के प्रयास में देखा जा सकता है। जब हम गुलाम खिलजी के बाद तुगलक राजवंश पढ़ेंगे तो तुगलक में एक शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे सनकी कहते हैं। उसने बहुत सारे प्रयोग किए। उन प्रयोगों में एक प्रयोग यह भी था कि उसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी कर दी। अब देवगिरी ही क्यों चुनी? दक्षिण में और भी जगह है, तो देवगिरी कर दी इसलिए क्योंकि वो एक व्यापार का प्रमुख केंद्र था, समृद्ध केंद्र था। जब उसका मन किया राजधानी परिवर्तन करने का तो उसने दक्षिण में देवगिरी को ही चुना। तो वो इतना बड़ा अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी जिसमें ये बदलाव आते हैं। दक्षिण भारत में पहली बार तुर्क सत्ता, यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात थी। भारतीय इतिहास में यह समुद्रगुप्त के पश्चात प्रथम शासक था जो दक्षिण में सफल अभियान करता है। हालांकि धातव्य है कि अलाउद्दीन के ये सफलताएं अल्पकालीन सिद्ध हुई, बहुत दिनों तक टिकी नहीं। दक्षिण का विजय भी निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ। मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण युद्धों से स्पष्ट है कि दीर्घकालीन सफलता यह नहीं थी। अगर यह दीर्घकालीन होती तो अगले जो कुछ शासक आ रहे हैं, कुछ ही शासक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक खिलजी जो आते हैं, उनके समय फिर दक्षिण में विद्रोह हो रहा होता है। अगर ये
सही में दक्षिण भारत को विजय करता है, जिस विजय की कामना बरनी करता है, नितांत विजय की कामना करता है, तो वो नितांत विजय नहीं कर पाता अलाउद्दीन खिलजी। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि अपनी विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप वह लगभग संपूर्ण भारत का स्वामी तो बन गया था। वह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो इतने बड़े राज्य क्षेत्र में सफल अभियान करता है। सैन्य संगठन में भी कई सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो क्या होता है कि इससे पहले जो ममलुक राजवंशों में बलबन के समय तक भी, इल्तुतमिश के समय जो सैनिक थे वो दो गुटों में बटे हुए थे। कुछ सैनिक थे केंद्र के पास, बाकी थे मुख्य रूप से सामंतों के पास। तो जब सैनिक टुकड़ियां दो अलग अलग पार्ट में होंगी तो एक कॉमन लीडर नहीं हो पाएगा, केंद्रीकृत सेना नहीं हो पाएगी। और केंद्रीकृत सेना करने के लिए उनको भूमि अनुदान करना बंद करना था, जो अलाउद्दीन खिलजी करता है। उनको नगद वेतन देता है, नगद सैलरी देता है, ना कि भूमि अनुदान। और केंद्रीकृत सेना बनाता है, उनका आधार कार्ड बनवाता है, हुलिया बनवाता है, हुलिया लिखवाता है। और घोड़ों के लिए भी अलग से आधार कार्ड बनवाता है, जिसको नाम देता है वो दाग और हुलिया की प्रथा। घोड़ों के लिए दाग कि अच्छे नस्ल के घोड़े जो मंगवाता था अलाउद्दीन खिलजी बाहर से, वो सैनिकों के हाथ में होते थे, घुड़सवारों के हाथ में। ये भ्रष्टाचार करके अच्छे घोड़े बाहर ना बेच दें और खराब घोड़े ना ले आए, इसलिए वो घोड़ों को दगवाता था, जिससे उनकी आइडेंटिटी बनी रहे, पहचान की जा सके। और हुलिया सैनिकों की भी लिखी जाती थी। अलाउद्दीन के राजनीतिक विचार, जैसे हमने बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर अलाउद्दीन का भी राजत्व सिद्धांत है तथा राजनीतिक विचार है, जिसे बर्नी और अमीर खुसरो की रचनाओं से जानकारी प्राप्त होती है। उनके विचारों में तीन प्रमुख विचार है। एक तो शासक की निरंकुशता को लेकर विचार है, धर्म और राजनीति का पृथकीकरण, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और साम्राज्यवाद को लेकर क्या अलाउद्दीन खिलजी सोचता था। शासक की निरंकुशता को लेकर बलबन के द्वारा प्रस्तुत जो निरंकुशता के सिद्धांत थे, उसको इसने और प्रबल बनाया, जनता को राजनीति से अलग रखने का उपाय किया। खिलजी ने सत्ता को धर्म से ऊपर बताया और इसके अनुसार सत्ता का स्रोत शक्तियों में नहीं था, जिसके पास शक्ति है उसके पास सत्ता है। पहली बार यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उसने क्या कहा कि सत्ता का जो स्रोत है वो शक्तियों में नहीं थे। जैसे बलबन कह रहा था कि देवीय सिद्धांत है, मतलब भगवान जिसे, ईश्वर जिसे, अल्लाह जिसे बोल रहे हैं वो शासन कर रहा है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, जिसके हाथ में शक्ति है वो शासन करेगा, सत्ता उसके हाथ में होगी, क्योंकि उसने धर्म से ऊपर माना है सत्ता को। और इस प्रकार सुल्तान की जो निरंकुशता है वो इस समय अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुकी थी। धर्म और राजनीति का पृथकीकरण। एक बार अलाउद्दीन ने शरीयत के आदेशों के संबंध में काजी मुगीस से कुछ प्रश्न पूछे। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसको साथ में लेके चलना है, अलग लेके चलना है, धर्म क्या कह रहा है, शासन किस प्रकार करना है, राजा को कैसे शक्तियां प्राप्त हैं धर्म के अनुसार। तो राज्य में हिंदुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी यह सवाल कर रहा है काजी मुगीस से कि राज्यों में हिंदुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए। और देवगिरी से जो प्राप्त धन है, देवगिरी एज एन एग्जाम्पल है, जो भी वो अभियान कर रहा है वहां से जो धन प्राप्त हो रहे हैं उसमें अलाउद्दीन का निजी अधिकार है अथवा राज्य का है। वो संपत्ति अलाउद्दीन का अपना अधिकार होगा उस पर, या राज्य में उसका बंटवारा होगा, वेलफेयर स्टेट के रूप में उसका काम किया जाएगा उस धन का। और राजकोष का कितना अंश सुल्तान के निजी खर्च के लिए किया जा सकता है। मृत्यु दंड एवं अंग भंग की सजा देने का अधिकार सुल्तान को कहाँ तक है, टू व्हाट एक्सटेंट सुल्तान इज एबल टू गिव पनिशमेंट लाइक डेथ सेंटेंस, और या फिर किसी अंग को काट देना, नाक कटवा दिया, हाथ कटवा दिया। ये काजी के उत्तर के रूप में हमें यह पता चलता है कि काजी क्या कहता है शरीयत के अकॉर्डिंग। पहला सवाल क्या है, राज्यों में हिंदुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो काजी कहता है हिंदू प्रजा का कोई अधिकार नहीं है, हाँ वो जिजिया कर देकर राज्य में रह सकते हैं। दूसरा क्या था कि देवगिरी या अभियान किए गए राज्यों के धन पे किसका अधिकार है, अलाउद्दीन का निजी अधिकार है कि नहीं। इस पे क्या कहता है काजी। काजी कहता है कि राजकोष का अंग होना चाहिए, नियमतः तो यह है। तीसरा जवाब देता है कि सुल्तान पर निर्भर करता है कि शासक की गरिमा और महत्व को बनाए रखने भर ही वो उस जीते गए धन पे जो गनीमा है, खम्स है, उस पे शासक बस उतना ही अपने लिए यूज कर सकता है जिससे कि शासक की गरिमा बनी रहे। और मृत्यु दंड को लेकर कहता है कि दंड दे सकता है पर अंग भंग का अधिकार शासक को नहीं है।
अलाउद्दीन ने इस मत को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के हित में जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वह वो लेगा, अर्थात राज्य हित शरीयत से ऊपर है। अलाउद्दीन यहीं पे कहता है कि धर्म से सत्ता ऊपर है, जो भी राज्य हित में होगा वही मैं करूंगा। अर्थशास्त्र में भी चाणक्य कहते हैं प्रजा हिते हितम राज्ञ, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हालांकि इतना आइडियल अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, यहाँ हाथ वाथ काटने का बात चल रहा है तो उतना नहीं सोचना। अगला है साम्राज्यवाद। अमीर खुसरो के अनुसार साम्राज्य विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। साम्राज्यवाद एक निरंतर प्रक्रिया जिसका कोई अंत नहीं है। वास्तव में विजेता वही है जो विजय अभियान को सदैव बनाए रखे, जैसे अलेक्जेंडर, नेपोलियन लगातार जीतते जा रहा है, विजय अभियान में ही लगा हुआ है मरने दम तक, वही वास्तविक में विजेता है। और इसके साथ ही यह अनिवार्य है कि विजित क्षेत्रों को वह अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में रखे। ऐसा ना हो कि आज जीता 2 महीने बाद फिर विद्रोह करके वो स्वतंत्र हो जा रहा है, फिर हमें अभियान करना पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं हो सका तो विजय का क्रम अधूरा रह जाएगा और विजेता की उपलब्धि का प्रभाव अल्पकालिक होगा। और इन्हीं सब विचारों से अलाउद्दीन खिलजी भी प्रेरित था। विद्रोहों की समस्या तथा प्रशासनिक विनियमन, हमें 2 पॉइंट को अब अलग से समझना है। विद्रोहों की समस्या, जो उसके समय विद्रोह हो रहे थे उनके क्या कारण थे, और प्रशासनिक विनियमन, वो क्या सुधार लेके आता है, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार, उन सुधारों का प्रभाव क्या हुआ, आर्थिक विनियमन कैसे लाता है, उसके उद्देश्य क्या थे, किन क्षेत्रों में आर्थिक विनियमन करता है, नियंत्रण व्यवस्था क्या थी, बाजार नियंत्रण क्या था, मूल्य नियंत्रण क्या था, उनका आम जनता पे क्या प्रभाव हुआ। इन सब विषयों पे हमें मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद्रोह के 4 प्रमुख कारण थे, 4 प्रमुख कारण। पहला, धनी और जो उद्दंड वर्ग था, मध्यस्थ भूमिपति, उनके दमन हेतु इसने लगान व्यवस्था को कठोर बनाया। मदिरा की हालत में, नशे की हालत में किसी भी व्यक्ति को बहकाया जा सकता था, इसलिए इसने मदिरा को निषेध करने का आदेश दे दिया। देखो, मदिरा निषेध सरिया में भी है, मदिरा निषेध अलाउद्दीन खिलजी भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये राज्य सत्ता को बचाने के लिए या फिर साम्राज्य बचाने के लिए ही जो कदम उठा रहा है। अगला है कारण, विद्रोह के कारण में सामंतों के बीच वैवाहिक संबंध, जिससे कि शक्ति बढ़ रही थी। अब 2 अलग अलग सरदार हैं, 2 सामंत हैं, वे आपस में वैवाहिक संबंध बना रहे हैं, इसका बेटी उससे बेटे से, उसका बेटा उसकी बेटी से, तो वो आपस में जब रिलेटिव होते जाएंगे तो उनकी मजबूती और बढ़ती जाएगी। तो दमन हेतु इसने शादी विवाह को भी नियंत्रित कर दिया। और सुल्तान को राज्य की घटनाओं की अपूर्ण जानकारी, इसको कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसलिए इसने गुप्तचर को स्थापित करना, गुप्तचरी व्यवस्था को लागू कर दिया। इसके समय जो गुप्तचर थे उन्हें बरीद कहा जाता था। सैन्य सुधार क्या किए इसने? अलाउद्दीन से पूर्व तक सेना दोनों स्तरों पर संगठित थी, केंद्रीय स्तर पे तथा इक्तेदारों की सेना, जो सामंती थे उनकी सेना। इसके कारण इक्तेदार या सामंत सैनिक के रूप में शक्तिशाली बने रहते थे। चूंकि अलाउद्दीन सामंत वर्ग को शक्तिहीन बनाना चाहता था, उसने एक मजबूत केंद्रीय स्थायी सेना संगठन की। अब सैनिकों को नगद वेतन दिए जाते थे। सैन्य विभाग को, जो सैनिक विभाग जो डिपार्टमेंट इसने स्थापित किया था, उसे दीवाने अर्ज कहा गया। सैनिकों की भर्ती उनकी जांच परख के बाद की जाती थी। घोड़ों तथा सैनिकों की पहचान के लिए दाग एवं हुलिया प्रथा को अपनाया गया था और प्रत्येक सवार को 234 टका प्रति वर्ष नगद वेतन दिए जाते थे। 2 घोड़े वाले सैनिक को 2 अस्पा कहते थे। तो एक तो उसको सैलरी 234 टका दिए जाते थे, उसके अतिरिक्त उन्हें 78 टका और दिए जाते थे। तो 2 अस्पा वाले जो सैनिक थे उन्हें 312 टका सैलरी मिलती थी। अलाउद्दीन ने खम्स या खुम्स यानी युद्ध में जो प्राप्त धन थे अथवा गनीमा में जो खुम्स या गनीमा थे, जो युद्ध में लूटे गए धन थे, उन्हें खुम्स कहते थे। सैनिकों को जो खुम्स का अनुपात प्राप्त होता था पहले, उसे कम कर दिया, अपने नियंत्रण में ज्यादा धन रख लिया। 80:20 में उस धन का बंटवारा किया। मान लो अगर 100 रुपये लूट के लाता है, अभियान से उसे प्राप्त होता है, तो 80 रुपये वो सुल्तान अपने नियंत्रण में, निजी नियंत्रण में रखता था और 20 रुपये वो सैनिकों में बांटता था। लेकिन जो 80-20 का रेशियो है,
धन ही इतना लूट लाता था कि जो 20 यूनिट है ना, वो भी सैनिकों के लिए बहुत था, पर्याप्त था। के.एस. लाल जो इतिहासकार है, वो उनके अनुसार ये सैन्य सुधार संभवतः चित्तौड़ और रणथंभौर के अभियानों के पश्चात ही लागू किए गए थे। देखो, चित्तौड़ और रणथंभौर का जो अभियान था, तब तक ये सैन्य सुधार वगैरह नहीं किया था। आर्थिक सुधार जो 80-20 का रेशो है, वो कब करता है? जब इसको धन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मंगोलों के आक्रमण होते हैं, हमने 3 आक्रमण बताया है, 3 आक्रमणकारियों के बारे में आगे पढ़ा था। तो मंगोलों के आक्रमण के समय इसने इन सुधारों की आवश्यकता महसूस की होगी, तब इसने यह आवश्यकता पूर्ण की। अगला बिंदु है प्रशासनिक सुधार। पुलिस और गुप्तचर विभाग की कार्य कुशलता में वृद्धि की गई। गुप्तचर का जो प्रधान था उसे बरीदे मुमालिक कहते थे, और जो अन्य श्रेणी के गुप्तचर थे उन्हें मुनिहान कहते थे। आर्थिक सुधार हमें 2 स्तर पर देखना है, एक राजस्व प्रणाली और एक व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में हमें देखना है मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण। उससे हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में, मेंस के आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हम उसे देखेंगे। जो पहला टॉपिक है इसमें आर्थिक सुधार में, वह है राजस्व प्रणाली। टैक्स सिस्टम में क्या ये बदलाव करता है? देखो, द्वाब क्षेत्र में, जो गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है, वहां पहले ममलुक राजवंश में या इससे पूर्व भी 33% के करीब 1/3 ही टैक्स लिया जाता था। जब अलाउद्दीन खिलजी पाता है कि इस क्षेत्र में उपजाऊ अन्य क्षेत्र से ज़्यादा होता है, तो टैक्स ज़्यादा लेता है। वो 50% यानी आधा हिस्सा उपज का अनाज के रूप में वो राजस्व वसूली करता है। इक्ता, इनाम, मिल्क, वक्फ जैसे जो जमीन थे उन्हें निरस्त करके खालसा भूमि यानी केंद्र के द्वारा शासित भूमि में उसको कंट्रोल बदल देता है। डायरेक्ट केंद्र के अंडर उन जमीनों का विलय कर लेता है। मसाहत, भूमि की जो मापन पद्धति थी उसे मसाहत कहते थे, उसने मसाहत को अपनाया था, बिस्वा जिसे कहते थे। और दीवाने मुस्तखराज, लगान वसूली का डिपार्टमेंट था, और खुद मुकदम, चौधरी, ये जो मध्यस्थ भूमिपति थे, इन्हें लगान वसूलने का अधिकार हुआ करता था, जिसे इसने छीन लिया। ये अब अधिकारी नियुक्त करने लगा था लगान वसूली के लिए दीवाने मुस्तखराज के तहत। तो जो पहले लगान वसूलते थे, खुद, मुकदम, चौधरी लोग, उनके अधिकारों को ये छीन लेता है। अलाउद्दीन खिलजी नए करों का आरोपण करता है। खिराज, भूमि कर में भी वृद्धि करता है। खम्स या लूट में 80-20 का जो शासक और सैनिक के बीच में अनुपात रखता है। 2 नए कर लगाता है, घरी कर और चरी कर। जो पशुओं पे कर लगाता है, टैक्स लगाता है, उसे चरी कर कहते थे। चरागाह पे जो टैक्स लगाता है, और जो झोपड़ी घरों पे जो टैक्स लगाता था उसे घरी कर कहते हैं। जिजिया गैर मुसलमानों से, और जकात जो थे, जो पहले से चले आ रहे थे, वो इसके समय में भी कंटिन्यू रहते हैं। अब अंतिम प्रश्न के रूप में इस बिंदु को देखना है बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें तथा इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधारों में सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण उसकी मूल्य निर्धारण और बाजार नियंत्रण की नीति है। इस योजना के संबंध में मुख्य रूप से जानकारी बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। बर्नी के विवरण से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने 7 आर्थिक विनियमन पारित किए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण होगा। मंडी के अधीक्षक यानी शाहना, उनकी नियुक्ति होगी, शाहनाए मंडी जिसे कहते थे। द्वाब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान वसूली होगा। अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था की जाएगी। अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने वाले पर कठोर दंड दिया जाएगा उन्हें। लगान वसूली की समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा होगी। और मंडी की सूचना प्राप्त करने हेतु गुप्तचरों की नियुक्ति की जाएगी। जो शाहनाए मंडी है, जो मंडी का अधिकारी था, वो ही कहीं हेरफेर तो नहीं कर रहा, उन पे नजर रखने के लिए भी गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी, जिन्हें बरीद कहते थे। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था, कार्य क्षेत्र क्या था? क्या बाजार नियंत्रण पूरे साम्राज्य पे, जितना बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, क्या पूरे क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की थी या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पे? इस बात पे भी विवाद है। नियंत्रण व्यवस्था थी क्या, और इसका आम जनता पे या इसका प्रभाव क्या हुआ? उद्देश्य, बर्नी ने योजना को सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया है। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना संगठित की थी, जो लगभग 4.75 लाख सैनिकों पर आधारित थी। इतनी बड़ी सेना थी। इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन देना है, उसके पास संपत्ति शासक के पास होनी चाहिए।
और इस सेना पर होने वाले खर्च पर कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया, वेतन को थोड़ा सीमित किया और निर्धारित कर दिया। यह आवश्यक था कि सैनिकों को इस सीमित वेतन में ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। और जब उनकी सैलरी कम है तो उस कम सैलरी में ही जो उसके जो डेली यूजेस के सामान हैं वो उपलब्ध हो सके, तो सामानों की जो वस्तुओं की जो कीमत है उनको भी निर्धारित किया जाए। अतः वस्तुओं का मूल्य निर्धारण आवश्यक था। साथ ही अलाउद्दीन के काल में मंगोलों का भी निरंतर आक्रमण हो रहा था, इससे रक्षा हेतु भी धन की आवश्यकता थी। तो बर्नी कहता है कि जो ये मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण की पॉलिसी जो अपनाता अलाउद्दीन खिलजी, या ये समाज के लिए नहीं किया था, इसने लोगों के आम जनता के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने सैन्य जो इसकी आवश्यकताएं थे उसकी पूर्ति के लिए करता है। इसके विपरीत अमीर खुसरो क्या कहता है? अमीर खुसरो की जो रचना है खजाइनुल फुतूह, उसके अनुसार अलाउद्दीन का जो उद्देश्य है वह आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। इसकी पुष्टि खैरुल मजालिस से हो जाती है जिसमें यह बात वर्णित है। तो अमीर खुसरो बर्नी के ठीक अपोजिट कहता है कि सैनिक के लिए निर्धारित चीजें नहीं थी, सैनिक से प्रेरित चीजें नहीं थी, ये समाज के लिए कर रहा था, ये आम प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए कर रहा था, जिसका की जो पुष्टि वो करता है खैरुल मजालिस के पुस्तक से भी होती है। दोनों में एक ही चर्चा की गई है, एक ही बात की। अगला कार्य क्षेत्र देखिए। इतिहासकारों में इस प्रश्न पर भी विवाद बना हुआ है कि इस योजना का कार्यान्वयन केवल राजधानी दिल्ली और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक सीमित रहा या इसे राज्य के अन्य बड़े नगरों में भी लागू किया गया था। बर्नी के जो विवरण है उसके अनुसार योजना केवल दिल्ली नगर और उसके आसपास के भागों में लागू हुई थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था था क्या? तो योजना लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग का गठन किया था जिसे दीवाने रियासत का नाम दिया गया है। यह वाणिज्य विभाग था जिसका प्रधान सदर रियासत था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार का निरीक्षक नियुक्त होता था जिसे सहना कहते थे। शहनाए मंडी सहना कहते थे। शहना पर निगरानी रखने के उद्देश्य से गुप्तचर अथवा बरीद नियुक्त किए गए थे। बाजार में माप तौल या मूल्य संबंधी हेरफेर करने पर अत्यंत कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया था। और बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने निम्नलिखित बाजार स्थापित किए। मंडी जहां अनाज का व्यापार होता था, सराय अदल जहां वस्त्र या अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था, और दास घोड़ों और मवेशियों के लिए अलग बाजार। 3 तरीके के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए, मंडी, सराय अदल और दास और घोड़ों के लिए। मंडी में अनाज आपूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने लगान की वसूली अनाज के रूप में करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उसने निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीदने का आदेश दिया। मंडी में अनाज लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा बेचने का आदेश दिया गया। जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है वही अनाज बेच सकते हैं, और व्यापारियों को निर्धारित मात्रा में ही अनाज बेचने का आदेश था। जो मात्रा निर्धारित की गई है उन्हीं का अकॉर्डिंग उन्हें सामान यानी कि अनाज बेचना था। और इन सभी परिस्थितियों में अनाज का व्यापार नियंत्रित मूल्य पर सुनिश्चित किया गया, जो निसंदेह एक असाधारण सफलता थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया इन बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण का प्रभाव आम जनता पर क्या हुआ? अलाउद्दीन ने इन उपायों से सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया और अपने शासनकाल की पूरी अवधि में इनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होने दी। यही नहीं, इसके शासनकाल में नहीं, इसके शासनकाल के बाद भी कुछ सालों तक, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद भी यह व्यवस्था बहुत लंबे समय तक बनी हुई थी। जो आर्थिक व्यवस्था इसने बना के, आर्थिक ढांचा जो इसने साम्राज्य को बना के दिया, अलाउद्दीन खिलजी के कई वर्षों के बाद तक, अगले कुछ शासकों तक भी वह व्यवस्था चलती रही। इस मामले में इसका यह व्यवस्था बहुत ही महत्व रखता है। किंतु समीक्षकों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि यह उपाय क्या सभी वर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध हुए? इस संबंध में अमीर खुसरो ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि योजना का लाभ समस्त प्रजा यानी हमाखल्फ का अर्थ है समस्त प्रजा को प्राप्त हुआ, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इस संबंध में संदेह व्यक्त किया है। जो भी हो, योजना के जो रचनात्मक परिणामों को के.एस. लाल ने तो नहीं माना है। उनके अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य केवल सैनिक और सामंत वर्ग को ही संतुष्ट रखना था। जो आधुनिक इतिहासकार है के.एस. लाल, उन्होंने इसके रचनात्मक परिणामों को नहीं माना है। उसने अन्य सभी वर्गों के शोषण पर इस व्यवस्था को विकसित किया था। यह हो गया पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का मेंस के लिए टॉपिक कंप्लीट है।
प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स इसमें कम है, वो अन्य पुस्तक घटना चक्र लूसेंट वगैरह अन्य किसी पुस्तक में भी आप पढ़ेंगे तो उसका टॉपिक मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेंस के सारे डायमेंशन इसमें कंप्लीट हो गए। अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक कंप्लीट, खिलजी क्रांति कंप्लीट। तो 2 राजवंश हमने विशेष वस्तुतः पढ़ लिए हैं, विशेषकर ममलुक राजवंश यानी गुलाम राजवंश और खिलजी राजवंश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और क्लास नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक चल रहे हैं। जल्द ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम मुगल में एंटर करेंगे और मध्यकालीन को हम मेंस के लिए अच्छी तरीके से क्लास नोट्स के माध्यम से अच्छे से पढ़ लेंगे और हूबहू आप इसको अपने कॉपी में उतार सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें वीडियो को दबाकर। थैंक यू।